Good morning everyone and welcome to my channel. Today we will discuss in detail about the Macaulay's Minute और Macaulay's Report. Okay? So होता क्या है कि एंग्लो और इंडियन की कंट्रोवर्सी चलती है। कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ पे, कुछ लोग होते हैं ओरिएंटलिस्ट और कुछ क्या होते हैं यहाँ पे, कुछ लोग एंग्लिस्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, जिन्हें हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एंग्लिस्ट होते हैं वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को। इसमें से एक जो है वो राजा राम मोहन रॉय भी थे। तो जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में चार्टर एक्ट 1813 पढ़ा था, उसमें हमें बताया था कि कंपनी पूरे साल में क्या करेगी, 1 लाख रुपीज जो है उसको यहाँ पे यूज करेगी फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल। इतना हमने पढ़ा था। अब होता क्या है कि जैसे ही वो जो लॉ है वो गवर्नर जनरल के पास ये जाता है, तो होता क्या है, ये ऑर्डर आए थे पीछे से, यानी कि कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। अब यहाँ पे आके जो गवर्नर जनरल है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान क्या कर रहा था, चार्टर एक्ट को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा था। तो कोई कह रहा था कि ये जो 1 लाख रुपीज है वो इंडियन पीपल्स को इंग्लिश सिखाने के लिए है, कुछ लोग कह रहा था इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं है, उनकी खुद की लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो होता क्या है कि जो मैकॉले हैं वो कंपनी जो है वहां से आते हैं 1834 में इंडिया। तो इंडिया 1834 में, और इन्हें काम दिया गया, लॉर्ड बेंटिक ने इन्हें काम दिया था कि इन्हें क्या करना है, इन्हें कंपनी को एडवाइस देनी है 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज में। उस समय इश्यूज यही था कि चार्टर एक्ट क्या है, मतलब उसको एक्सप्लेन करो एग्जैक्टली। तो सबसे पहले इनको ये काम दिया गया, इनको ये बताना है हाउ टू स्पेंड द सम ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन एजुकेशन, कि किस तरीके से 1 लाख रुपीज जो है वो एजुकेशन पे खर्च करने हैं। टू डिफाइन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इन अ प्रॉपर वे, और दूसरा काम इन्हें यही दिया गया है कि चार्टर एक्ट जो है उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करो। अब जो लॉर्ड मैकॉले हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, तो ऑफकोर्स वो इसी की साइड झुक जाएंगे और जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस थी उनको इग्नोर करेंगे। तो होता क्या है, ये आए 1834 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2 फेब 1835 में सबमिट करी, जिसका नाम इन्होंने मिनट दिया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसे इंग्लिश मीडियम के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोड्यूस किया था और यहाँ पे प्रेजेंट किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सपोर्ट किया वेस्टर्न एजुकेशन को। अकॉर्डिंग टू हिम ये कहते थे कि हमें एक ऐसी क्लास चाहिए पीपल की जो खून से तो इंडियन हो, कलर से इंडियन हो, लेकिन उनका टेस्ट, उनके ओपिनियंस, उनके मोरल, उनका इंटेलेक्ट कैसा हो, इंग्लिश पीपल जैसा हो। यहाँ पे इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिशर्स। वो ये कहते हैं वी वॉन्ट अ क्लास ऑफ पीपल इंडियन इन द ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। ठीक है, अब ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैकॉलेज मिनट की, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो देखो, इनका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन मिनट्स का हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में, क्योंकि इन्होंने ही कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरुआत की थी चार्टर एक्ट को एक्सप्रेस करने की, प्रेजेंट करने की उनके खुद के प्रॉपर वे के अंदर, जिसकी वजह से फर्दर फिर क्या होता है, धीरे धीरे इंडियन एजुकेशन कहीं ना कहीं होती है इंक्रीज, क्योंकि मासेस यानी जो आम जनता थी, इससे पहले इन्हें कोई एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की जा रही थी। जो मेन मोटिव था कंपनी का वो पहले तो ट्रेडिंग था, लेकिन ताकि उसी की जो कंपनी बढ़ रही थी उसके अंदर हर जो इंसान है वो ब्रिटिश से तो नहीं आ सकता था कंपनी में काम करने के लिए। तो कुछ इंडियंस को ये चाहते थे कि इतनी नॉलेज हो, तो वो उतनी नॉलेज प्रोवाइड करते थे कि वो उनकी कंपनी में कुछ ना कुछ काम कर सके जो वो करवाना चाहते थे। ठीक है, अब यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये चाहते थे कि जो इंग्लिश पीपल हैं उन्हीं की तरह जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाई करें। तो इन्होंने अपनी मिनट 2 फेब 1835 में प्रेजेंट की, और ये कुछ इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले इन्होंने मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटरेचर को समझाया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 टॉक्स अबाउट द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर। जैसे हमने देखा था उसमें बताते हैं कि जिसे लिटरेचर के बारे में नहीं पता उसे ज्ञान दिया जाए, और जिसे पता है उसकी लिटरेचर इंप्रूव की जाए। लेकिन यहाँ पे लिटरेचर का मतलब क्या था, तो इसमें क्या होता है, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी होती है। यहाँ पे ओरिएंटल का मतलब है वो सारे लोग जो हिंदी को सपोर्ट करते हैं, और ऑक्सीडेंटल का मतलब है जो इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने डिफाइन करते हुए लिटरेचर को कहा दैट द मीनिंग ऑफ वर्ड लिटरेचर इन चार्टर एक्ट 1813 इंग्लिश लिटरेचर, नॉट, यहाँ पे लिख रखा है संस्कृत, पर्शियन, ये संस्कृत है, पर्शियन, अरेबिक लिटरेचर। अब ये सीधा सीधा ये कहते हैं कि ये जो चार्टर एक्ट 1813 है इसके अंदर लिटरेचर का मतलब इंग्लिश लिटरेचर है, ना कि संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक लिटरेचर। तो इन्होंने सबसे पहले लिटरेचर को क्या बताया, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर बताया। इसके बाद इन्होंने बोला कि इंडियन स्कॉलर हैं कौन। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंडियन स्कॉलर्स विल बी प्रमोटेड।
हमने ये देखा कि उसके अंदर बोलते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे इंडियन स्कॉलर्स को, तो इनको बताना था कि इंडियन स्कॉलर्स हैं कौन। देयर वर डिफरेंसेस रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि आखिर इंडियन स्कॉलर है कौन। मैकॉले डिफाइंड इंडियन स्कॉलर एज समवन हु हैव स्टडीड लॉक्स, फिलोसफी, पोएट्री ऑफ मिल्टन एक्स्ट्रा। ये कुछ इंग्लिश पीपल हैं, तो इनका मानना ये था कि यहाँ पे इंडियन स्कॉलर का मतलब है वो इंसान जिसने लॉक की फिलोसफी पढ़ी है और मिल्टन की पोएट्री पढ़ी है, यानी जिनको इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञान है वही इंडियन स्कॉलर है। और हमारा जो इंडियन उस समय जितनी भी हमारी किताबें थी, जितना भी हमारा लिटरेचर था, उसको अनरिस्पेक्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने देखो क्या कहा, ही सेड अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी। ये कहते हैं कि यूरोप के अंदर एक सिंगल शेल्फ जो होगा लाइब्रेरी का वो भी बहुत अच्छा होगा पूरे के पूरे लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया से। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये वन साइडेड रहकर ये क्या कर रहे हैं, ये ब्यास्ड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं चार्टर एक्ट का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपने आप को ही आगे बढ़ाने के लिए इंग्लिश लिटरेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की तरह ही इंडियंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में लॉर्ड मैकॉले क्रिटिसाइज इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर एंड एडवोकेटेड इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियन पीपल। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर ये कहते हैं कि इंडियन पीपल को भी क्या करना है, उनको भी इंग्लिश के अंदर ही मीडियम रखना है अपनी एजुकेशन लेने के लिए। ही बिलीव दैट पॉपुलर इंडियन लैंग्वेजेस वर इनकम्प्लीट, इनका मानना था कि इनकम्प्लीट है, इनकैपेबल है और हिंड्रेस है साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर। He believed that important books cannot be translated in Indian languages, और इनका मानना ये भी था कि अगर कोई इंग्लिश की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, अगर किसी ने कह दिया इसे ट्रांसलेट करवा दो हमारी लैंग्वेज में, तो इनका मानना ये था कि साइंटिफिक प्रोसेस में ये हिंड्रेंस है और इनकैपेबल है, हम हर एक बुक को इंडियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रीशियस टाइम और मनी का वेस्टेज होगा। He criticized local languages and advocated that these languages should be excluded from education and English should be made medium of instruction. तो इनने साफ साफ ये कहा, बहुत क्रिटिसाइज किया लोकल लैंग्वेज को और कहा कि इन्हें हटाकर तुम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही क्या कर दो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दो। सिर्फ एजुकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन की बात ये नहीं करते हैं, बल्कि वैसे भी ये क्या करते हैं कि हर इंसान को इंग्लिश आनी चाहिए और सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर बाकी सारी लैंग्वेज को एक्सक्लूड करके हर एक इंसान जो है वो ब्रिटिशर्स की तरह ही इंग्लिश का यूज करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट के अंदर दे रखा है रेप्यूडिएट ऑफ ओरिएंटलिस्ट आइडिया। तो ये क्या है, अपोनेंट थे ओरिएंटलिस्ट के, यानी जो भी लोग हिंदी या फिर इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे वो इसके अपोनेंट थे, यानी इसके खिलाफ थे। इनका मानना ये था कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पीपल दिस आइडियोलॉजी मस्ट बी थ्रोन अवे। इनका मानना ये था कि हिंदी के अंदर, संस्कृत या फिर अरबी किसी भी भाषा के अंदर अगर आप इनको एजुकेशन दोगे तो इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये फेवर के अंदर नहीं थे हमारे इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए, और इनका ये भी था कि प्रीवियस जो पॉलिसीज होती है वो अनसक्सेसफुल रही है। द रीजन बिहाइंड दिस वॉज ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये कहते हैं कि ये जो लोग बोलते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ही पढ़ाई करवाओ, इन्हीं के कारण हमारी कोई भी पॉलिसी ढंग से काम नहीं कर रही है। एंड में ये कहते हैं टू प्रोवाइड ग्रांट ऑफ दीज इंस्टीट्यूट इज टू स्टॉप द प्रोसेस, दस ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट ग्रांट टू सच इंस्टीट्यूट। तो इनका ये कहना ये था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर अब इंडियन लैंग्वेज का यूज किया जाए उसको बंद कर देना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, और उनको ग्रांट यानी परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। फिर ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंदर ये कहते हैं कि ये जो एजुकेशन है वो ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनकी कंडीशन सुधरे इंडियंस की। और ये भी मानते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्हीं की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बेनिफिट के लिए इनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करें, यानी इनको खुद की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन मत दो, इनको हमारी जरूरतों के हिसाब से एजुकेशन दो कि हमें इतनी जरूरत है, इतनी ही हमें इंग्लिश की जरूरत है, तो जितनी इंग्लिश इन्हें आनी चाहिए बस उतनी सिखा दो। ठीक है, तो इनका यही मानना है फिर से कि इंग्लैंड को ऐसे लोग चाहिए जो इंडियन ब्लड है, कलर है, लेकिन जो ब्रिटिश है विद रिस्पेक्ट है, वो टेस्ट में, आइडियाज, इंटरेस्ट, मोरल्स और इंटेलेक्ट में ब्रिटिशर्स की तरह ही काम करें। ठीक है, तो यही है इनका मानना था कि जो फेथफुल रहेंगे ब्रिटिशर के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश में ये यही कहते हैं कि लॉर्ड मैकॉले वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ सच टाइम व्हेन इंग्लिश वॉज रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, द ब्रिटिश पॉपुलराइज देयर लैंग्वेज एंड लिटरेचर थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप देख सकते हो कि लगभग हर एक जो कंट्री है
अगर आप हर एक कॉन्टिनेंट में भी देखते हो तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर जो इंग्लिश पीपल थे वो रूल कर रहे थे। उन्होंने वहां पे जिस तरीके से इंडिया के ऊपर कब्जा किया वैसे ही धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। तो कहीं ना कहीं हर जगह क्या हो रहा था, जो इंग्लिश लैंग्वेज है और लिटरेचर है वो फैल रहा था। तो इसी तरीके से बताते हैं कि जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, इसी वजह से सबको आनी चाहिए। वो इम्पोर्टेंस बताते हैं और कहते हैं कि जो लोकल इंडियन लैंग्वेज है वो नीडलेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये भी कहते हैं कि वी हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पीपल हु कैन नॉट बी एजुकेटेड इन देयर मदर टंग इन एनी वे एट प्रेजेंट। वो बोलते हैं जिनको अभी तक अपनी भाषा ही नहीं आती है हम उनको इंग्लिश में सिखा देंगे। और उसके बाद यही बताते हैं कि यूटिलिटी इसकी ज्यादा है और ये ग्लोबल लैंग्वेज है। और वेस्ट यानी जो हमारे इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, जो यूरोप है, तो वहां पे सारी जगह ये इंग्लिश जानी जाती है। लेकिन लोकल लैंग्वेजेस जो इंडिया की हैं वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है और पूरे इंडिया में भी वो सारी लैंग्वेजेस सब नहीं जानते हैं। फिर इनका इंडियन लिटरेचर के लिए यही था कि मैंने जैसे पहले बताया था, इसमें आप वही लिख सकते हैं कि इनका मानना था कि जो यूरोप का एक शेल्फ रहेगा उसकी जो किताबें हैं, उसकी जो नॉलेज है वो पूरे इंडियन की जो नेटिव लिटरेचर है उससे कहीं ज्यादा है। इनका मानना ये था। इसके आगे देखते हैं क्या बताया गया है। इसके आगे शास्त्र वगैरह को क्या बताते थे, सुपरस्टिशंस बताते थे। इनका मानना था ऐसा नहीं होता, कि कभी ऐसा होता है कि जो राजा वो 30 फीट का हाइट का है, तो ये सब जो है ये गलत मानते थे, बोलते थे ये इंडियंस का सुपरस्टिशन है। और कोड ऑफ लॉ इनका ये था कि हमारे पास जो भी संस्कृत, पर्शियन या अरेबिक की बुक है उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना चाहिए, उसके बाद ही पढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ किसके यहाँ पे सपोर्ट में थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्ट में थे। और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट का इनका यही था कि जो पूरा का पूरा जो सम है वो यूज तो करो तुम, लेकिन उतना ही करो जितना जरूरत है। इनका मानना ये था कि उनको क्या करना है, जो भी ओरिएंटलिस्ट है यानी ऐसे लोग हैं जो इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट को, उनके लिटरेचर को, उनकी बुक्स को प्रिंट कर देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कुछ भी यहाँ पे मनी का यूज नहीं है। तो हमें सही यूटिलाइज करना है मनी का, तो हमें नो मनी शुड बी स्पेंट ऑन देम, यानी इन सब चीजों के ऊपर कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं यूज करना चाहिए। इसके बाद रिलीजियस कॉन्सेप्ट और फिल्ट्रेशन थ्योरी है। फिल्ट्रेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। अब रिलीजियस कॉन्सेप्ट देखो, इनका मानना ये था कि मैं एक सेक्युलर पर्सन हूं और ये फेवर नहीं थे किसी भी रिलीजन ऑफ इंडियन पीपल की। इनका कहना ये था कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम को इंस्ट्रक्शन बना देना चाहिए, ना कि हम किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। तो इनका यही था कहीं ना कहीं कि जो यहाँ पे एजुकेशन है, एग्जैक्ट हिस्ट्री बताई जाए, ज्योग्राफी और साइंस बताई जाए। उनका मानना ये था कि कोई भी हम तुम्हारे रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट शुड नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल ग्रांट फॉर रिलीजियस एनकरेजमेंट। और इनका ये भी मानना था अगर कोई रिलीजियस चीजों को बढ़ावा देता है तो गवर्नमेंट को उसको ग्रांट यानी उसको परमिशन नहीं देनी चाहिए और किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू में आपने देखा ही है कि ये किस तरीके से जो है इंडियंस के रिलीजन्स के ऊपर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारा इतिहास गवाह है कि किस तरीके से उन्होंने पूरे इंडियन के ऊपर कब्जा कर लिया और किस तरीके से फोर्स किया करते थे ये लोगों को अपने स्लेव बनने के लिए। फिर फिल्ट्रेशन थ्योरी ये कहती है, देखो इतने ज्यादा फाइनेंशियल ग्रांट थी नहीं, अगर पूरे इंडिया को देखा जाए तो 1 लाख रुपए कम पड़ेंगे अगर इतने सारे लोगों को पढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कोई प्लेस इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, तो काफी ज्यादा खर्चा इसमें था। तो ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट मैकॉले का कहना था कि हमें क्या करना है, फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनानी पड़ेगी। इनका कहना यह था कि जो आम जनता होती है वो अपने अमीर जो भी उनसे ऊपर वाली जो क्लास होती है, फॉर एग्जाम्पल जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगी, वो जो उससे ऊपर वाली रिच वाली क्लास है उसको कॉपी करने की कोशिश करेगी और जो लो क्लास है वो मिडिल क्लास को कॉपी करने की कोशिश करेगी। तो इनका मानना ये था कि ये जो इन्होंने दी थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी तुम क्या करो, तुम जो रिच पीपल है, जो अमीर लोग हैं, उन्हें तुम नॉलेज देना स्टार्ट कर दो इंग्लिश की। उनको देख देख के जो उनकी नीचे वाली क्लास के लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे फिल्टर होके नीचे पहुंच जाएगी और लो क्लास तक पहुंच जाएगी। तो यही इसके अंदर बताया गया है कि सिलेक्टेड क्लास ऑफ पीपल को एजुकेशन दो, द एजुकेशन विल फिल्टर डाउनवर्ड फ्रॉम हाई क्लास एजुकेटेड पीपल टू लोअर कैटेगरी पीपल। यही कहते हैं और इसे थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपका पेपर में आता है तो आप बस इतना लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके नंबर आएंगे। सो दिस वॉज Macaulay's minute or Macaulay's report, which was given or which was presented in 2nd Feb 1835. Thank you for watching.